क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट हमने? What we have discussed the last lecture? Okay, electric force निकाल रहे थे ना हम लोग on charge particle ड्यू टू रॉड निकाला था शायद, आई गेस रॉड की वजह से निकाला था ना कैलकुलेशन। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी फोर्स की जगह पे फील्ड निकालते हैं। फील्ड में अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। सो विल कैलकुलेट फील्ड ओनली। सो electric field due to rod. So we'll assume कि रॉड मेरा ऐसा है और ये रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। So rod is being positively charged. और कोई एक पॉइंट है which is at a distance d apart from the rod, ये पॉइंट पे, such that कि ये पॉइंट का ये जो साइड है, this side is making angle alpha, है ना। रॉड का ये जो साइड है ये यहाँ से एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है और रॉड का ये जो साइड है वो यहाँ से एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो बीटा है। ठीक, और ये रॉड पे जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर का है। चार्ज ग्रेडियंट दिया है क्योंकि रॉड पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर लेंथ में होता है, देयरफॉर चार्ज ग्रेडियंट दिया है लैम्डा कूलम पर मीटर का। नाउ ड्यू टू दिस रॉड वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फोर्स है बट इट्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल बी गेटिंग इलेक्ट्रिक फोर्स। सो ये अरेंजमेंट है। कैसे करें? डायरेक्ट कूलम्स लॉ लगा सकते हैं क्या हम लोग? कैन बी यूज कूलम्स लॉ डायरेक्टली? नो सर। आंसर इज नो, नहीं लगा सकती। क्या करना पड़ेगा मैं करता हूँ, आप समझिए जरा इसको। इट्स नॉट सो इजी। हम एक काम करते हैं, रॉड को तोड़ने का तरीका कैसे है? हाउ वी ब्रेक रॉड? रॉड को कैसे तोड़ते हैं? एक्स पे जाके dx का आप एक एलिमेंट ले लेते हो, राइट। सो यहाँ से सेंटर से हम x डिस्टेंस ऊपर गए और x पे जाके हमने एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, सच दैट कि ये जो दोनों एंगल अल्फा है। हाँ सर दोनों एंगल अल्फा ही है। अल्फा? दोनों एंगल अल्फा ही है क्या? नहीं, एक बीटा है बेटा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस। सो मैंने क्या किया, यहाँ से x पे गए और x पे जाके एक dx का एलिमेंट काट लिया, सच दैट ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे एक छोटा सा एंगल फॉर्म कर रहा है एंड दिस एंगल इज d थीटा। सो थीटा पे गए, d थीटा का एक एलिमेंट काट लिया, है ना। सो रॉड को तोड़ने का तरीका होता है आप x पे जाओ और dx का एक एलिमेंट काट लो। अब इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा दैट विल बी माय dq। सो पहली बार dq होगा कितना? कैन आई से dq will be equal to lambda into dx? यस सर। है ना, dq कितना हो जाएगा? बोलिए, टू इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। और अगर आप ये डिस्टेंस निकालोगे, सो दिस इज x, दिस इज d, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? विल इट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और इस इतने चार्ज की वजह से अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन DE, और हम ये DE का कंपोनेंट तोड़ लेंगे। सो विल रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ दिस DE। ये पॉइंट पे आप खुद सोच के देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। एंड D इज हियर, दिस एंगल इज थीटा। सो अगर आप कंपोनेंट तोड़ोगे DE का
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा डी cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डी sin थीटा, राइट। सो डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डी क्यू, और अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा, सो देयरफॉर द कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग हॉरिजॉन्टल विल बी डी cos थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग वर्टिकल विल बी डी sin थीटा। नाउ सबसे पहले डी होगा कितना वो लिखते हैं हम लोग। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, यहाँ का तो चार्ज 1 है, ऑन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको आई राइट के, सो कैन वी से दिस एज कि डी इज इक्वल टू के लैम्डा इंटू टी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। होगा ऐसा? पहले मुझे यहाँ तक क्लियर करो। इज इट फाइन विथ दिस डीई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डी क्यू? सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ करता हूँ बेटा। मैंने क्या किया कि रॉड को हमने पहले तो ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक करना पड़ा? बिकॉज वी कांट यूज कूलम्स लॉ डायरेक्टली, हम यहाँ पे कूलम्स लॉ डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। Why we can't use Coulomb's law directly here? Because इस रॉड पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, एंड 1/4 पाई की वजह से दैट Coulomb's law is applicable only for point charges। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस रॉड को तोड़ के एक पॉइंट चार्ज बनाने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x ऊपर गए और x पे जाके dx का एक एलिमेंट काटा, एंड dx इज वेरी वेरी स्मॉल, और इस पे जो चार्ज होगा dq, नाउ दिस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है बेटा? पॉइंट ओके। नाउ ये जो आप यहाँ से x गए हो बेटा, वो इस लाइन से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये dx यहाँ पे छोटा सा एंगल फॉर्म कर रहा है d थीटा। ठीक, अब इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, तो इसकी वजह से de इस डायरेक्शन में होगा। एंड इफ दिस एंगल वी हैव अज्यूम्ड थीटा, सो वर्टिकली ऑपोजिट दिस एंगल विल बी अगेन थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। And therefore the component of DE along horizontal will be DE cos theta, and the component of DE along vertical will be DE sin theta. Yes. Right? अब DE कैसे लिखोगे? So this distance is x, और ये D है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, and therefore DE will be equal to 1/4 pi epsilon naught dq due to only this charge over under root of x square plus d square to the whole square. Okay, sir. Got it. Right. So now this becomes my d. So we'll be integrating them separately for horizontal and vertical. So अगर आप horizontal के लिए करोगे, नीट के स्टूडेंट्स सिर्फ they will remember the formula. जेई वाले बच्चे पूरा डेरिवेशन देखो, क्योंकि आपको इस पे कुछ भी पूछा जा सकता है। यूनिफॉर्म के जगह पे नॉन यूनिफॉर्म भी रह सकता है। फॉर नीट only uniform will come. So electric field along the horizontal direction is my dE into cos theta. So electric field along horizontal dE we have k lambda dx by x square plus d square into cos theta, है ना। अब देखो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। सो हमारे पास दो ऑप्शंस है। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि आइदर वी प्लेस x in terms of theta or we place theta in terms of x, है ना, because two variables are there. X is also a variable here and theta is also a variable here, right? So we are having two possibilities. The number one, that either we convert x in terms of theta or we convert theta in terms of x. Two possibility, right? For us, it will be convenient that we place x in terms of theta because we have to keep limit in terms of alpha and beta. बराबर? So हमारे लिए it is convenient that we place x in terms of theta. So how will we be doing this? So अगर आप ये ट्रायंगल में देखोगे, देखो मैंने क्या बोला, x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। So either you keep x in terms of theta और थीटा in terms of x, है ना। मैं x को थीटा के टर्म में रखता हूँ। If you check this triangle, so this angle is theta. So can we say that tan theta is equal to x by d? बोल सकते हैं
ये ट्रायंगल में tan थीटा विल बी इक्वल टू x by d. Check this triangle out, है ना? Yes. Correct. So what I'll be getting from here, x is equal to d into tan theta. Differentiate with respect to dx both the sides. So क्या आ जाएगा? dx by dx is equal to d, बाहर निकल जाएगा, इसका कांस्टेंट, d into tan theta by d theta into d theta by dx. Right? So dx by dx will give us 1 is equal to d. Tan theta को अगर आप differentiate करोगे तो sec square theta into d theta over dx. So if I'll be shifting dx this side, so dx can be written as d into sec square theta into d theta, है ना? So इस equation में आप x की जगह पे we can place d tan theta and in place of dx we can place d sec square into d theta. So अगर आप place कर दोगे, so electric field along horizontal is k lambda. In place of dx we are placing d into sec square theta into d theta into cos theta by bracket d square tan square theta, that's d. So अगर आप यहाँ से d square को common ले लोगे, so electric field along horizontal will be equal to what? K lambda into d into sec square theta into cos theta into d theta by d square. अगर आप कॉमन लोगे तो बच जाएगा 1 plus tan square theta, and we know कि 1 plus tan square theta is nothing but that is equal to what? Sec square theta. अब खुद सोचिए, अगर मैं डिनोमिनेटर के टर्म से if I am taking d square common, inside it will be 1 plus tan square theta, or 1 plus tan square theta is equal to what? Sec square theta, है ना? तो ये sec square theta cancel हो जाएगा, this d से d cancel हो जाएगा. So implies electric field along horizontal is equal to what? K lambda by d into cos theta into d theta. Now we'll be integrating for the complete rod. बोलो theta का limit बोलो. Minus beta to alpha. Correct. Excellent. This will be from minus beta to alpha. And why I'm doing so? क्योंकि ये लाइन से आपका एंगल एक नीचे है और एक एंगल ऊपर है. So if we are taking the upward angle as positive, तो ये नीचे वाला एंगल हो जाएगा नेगेटिव. So this will be from minus beta to alpha. So okay. Now what is the integration of cos theta? Sin. Sin theta. From minus beta to alpha. We'll place the limits. So electric field along horizontal हो जाएगा k lambda by d bracket sin alpha minus of sin minus beta, है ना? As we know, sin minus theta is minus sin theta, तो ये minus beta बाहर आ जाएगा, minus minus plus हो जाएगा actually. So electric field along horizontal कितना होगा? K lambda by d into sin alpha plus sin beta, है ना? अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, so you'll be getting electric force. Am I clear? This calculation of electric field along horizontal direction. नीट के बच्चे will remember this formula. It's very very important और इस पे questions आते हैं. So you remember the formula. JEE के students learn the complete derivation. बाकी मेंस में फॉर्मूला पे पूछेगा, कर पूछा, है ना? Now in the same manner we'll go for the vertical one. So vertical के लिए क्या हो जाएगा? Yes, Piyush, lambda is charge by length, charge gradient, है ना? अगर आप charge by length बोलोगे, that implies it is charge gradient. Okay. So vertical d into what? Sin theta. Cos theta क्या था? vertical sin theta. And d we are having here. So अगर आप यहाँ place कर दोगे, so electric field along vertical is k lambda into dx
over x square plus d square into sin theta. And we know कि x by d is was tan theta. So x हमारा था t tan theta और dx was d into sec square theta into what? t theta. So we'll plug the values here. यहाँ पे values रख देंगे. So electric field along vertical direction, if you'll say, place करने के बाद, this is k lambda into d into sec square theta into sin theta into d theta over x के जगह पे place कर दो d square tan square theta plus d square. So d square we are taking common here, and 1 plus tan square theta will make us sec square theta. So implies कि electric field along vertical will be equal to k lambda d sec square theta into sin theta into cos theta d theta by d square into sec square theta. So this and this will get cancelled. So electric field along vertical कितना हो जाएगा? That will be equal to k lambda by d into sin theta into what? d theta. Again, the limit will be from minus beta to alpha. So electric field along vertical is k lambda by d. What is the integration of sin theta? Minus of cos Minus theta. cos theta. Correct. It will be minus of cos theta from minus beta to alpha. So है ना, cos minus beta. एक माइनस इधर है, एक माइनस ये बाहर से था, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा. cos minus beta is cos beta because it is in the fourth quadrant, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है. So फाइनली रिलेशन कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल का? k lambda by b cos beta minus of cos alpha. So रॉड की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k lambda by d cos beta minus cos alpha, और हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k lambda by d sin alpha plus sin beta. है ना? So in along horizontal direction was k lambda by d sin alpha plus sin beta, and along vertical direction it was k lambda by d cos beta minus of cos. Is it clear? Calculation properly? स्मृति, कनाद, श्रावणी, clear बेटा सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. And नीट के स्टूडेंट्स से फिर लिख लो and you remember this formula. This is very very important और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, so you need to learn this. आगे बढ़े, हो गया करके सभी का? ओके. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसी केस में जो मेरा जो रॉड है, अगर ये रॉड इनफाइनाइटली लॉन्ग होता तब? इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड
उस केस में अल्फा और बीटा कितना हो जाता है, जरा सोच के बताना मुझे। 90 सर, अप्रोक्स 90। अप्रोक्सीमेटली, वेरी गुड। क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा होता, आप इमेजिन करना, अगर ये रॉड बहुत बड़ा होता तो अल्फा वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे रॉड बड़ा होगा अल्फा बढ़ते जाएगा, एंड अल्फा मैक्सिमम इट कैन बी 90 डिग्री फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग, उस केस में लाइन हमारा पैरेलल चला जाएगा, एंड बीटा आल्सो 90। सो अगर ये रॉड इन्फिनिटली लॉन्ग है उस केस में कैन आई से कि अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली बता पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। सो अगर ये रॉड इन्फिनिटली लॉन्ग है इस केस में अल्फा एंड बीटा बोथ विल बी इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर आप प्लेस कर दोगे हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल आपको पता है k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा यानी साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन बीटा, सो अगेन इट इज साइन ऑफ 90 डिग्री, है ना। साइन 90 डिग्री इज व्हाट 1, ये भी साइन 1 प्लस 1 ये हो गया 2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी, है ना, इनटू व्हाट 2। सो दिस विल गेट कैंसिल, 2 हो गया कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, है ना। अगर ये रॉड इन्फिनिटली लॉन्ग है उस केस में हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अच्छा, अगर आप वर्टिकल के लिए बात करोगे कितना हो जाएगा 0। करेक्ट, बिल्कुल, k लैम्डा बाई डी cos ऑफ 90 डिग्री माइनस cos ऑफ 90 डिग्री, अल्फा बीटा दोनों इस केस में 90, cos of 90 cos of 90, cos 90 0, 0 minus 0 will be 0, and therefore in that case vertical a component of electric field will be 0. Am I clear? So अगर rod infinitely long है, so for infinitely long rod electric field will be only along the horizontal direction and that will be equal to lambda by 2 pi epsilon naught d. The vertical direction of electric field will be 0 for infinitely long rod. Making sense? Yes, sir. Okay, great, very good. So remember these formula. इसको मैं बाद में गॉस लॉ से भी प्रूव करूंगा, बट अभी आपको ऐसे पता होना चाहिए। अच्छा, अब मान लो कि अगर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ पे है रॉड के एक एंड पे, इंस्टेड ऑफ हियर द पॉइंट इज हियर, यहाँ पे, है ना। सो अगर ये पॉइंट रॉड के इस एंड पे रहेगा उस केस में व्हाट विल बी दी अल्फा एंड व्हाट विल बी बीटा। यस कनाद, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोच रहा है। अगर वो सिमेट्रिक होता ना बेटा तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितना ऊपर वाले का कंपोनेंट नीचे होता और नीचे वाले का कंपोनेंट ऊपर होता एंड दे वुड बी कैंसिलिंग ईच अदर। वेरी गुड। हाँ, पॉइंट एट द एंड, वन एंड ऑफ रॉड, है ना। अगर मैं पॉइंट को रेड के रॉड के वन एंड पे कर दूं, इस केस में व्हाट विल बी अल्फा एंड व्हाट विल बी बीटा। Alpha will be 0. Correct. And beta? Approximately it will be 90 degree, right? रॉड बड़ा है और रॉड बड़ा होने की वजह से we are assuming कि रॉड बड़ा है इस केस में और एक एंड पे है and rod is infinitely long, मान लेते हैं रॉड infinitely long है, so उस केस में अल्फा मेरा 0 होगा, बीटा मेरा क्या होगा 90 डिग्री। सो अगर आप प्लेस कर दोगे फॉर दिस केस, हाँ प्रांजल व्हाट आई एम सेइंग, 180 डिग्री होगा ना, हाँ बीटा 180 डिग्री होगा ना। नहीं 180 कैसे होगा, देखो मेरा ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, सो देयरफॉर अल्फा बिकम्स 0। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये ऐसा पॉइंट ऊपर शिफ्ट किया, ये अल्फा डिक्रीज हो गया, यहाँ पे आने के बाद ये अल्फा 0 हो जाएगा और बीटा विल बी दिस एंगल एक्चुअली। ओके सर, गॉट इट। सो अगर ये रॉड इनफिनिटली लॉन्ग है उस केस में बीटा हमारा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगा, है ना। और अगर रॉड छोटा है तो बीटा की जगह पे आप बीटा रखो, अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें प्लेस करना पड़ेगा। सो अगर हम इस केस में प्लेस कर दें, सो हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई डी साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री। सो हॉरिजॉन्टल विल बी इक्वल टू k लैम्डा बाई डी।
है ना। और अगर आप वर्टिकल के बारे में सोचोगे, सो k लैम्डा बाई डी cos 90 डिग्री माइनस ऑफ cos 0, cos 90 डिग्री विल 0 हो जाएगा, cos 90 है ना, cos 0 आपका 1 हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन माइनस ऑफ k लैम्डा, माइनस सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा, नथिंग एल्स। Am I clear? सर एक बार पॉइंट कहाँ पे लिया है वो फिगर में दिखाइए। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखो। The point is here, rod is infinitely long, और जो आपने पॉइंट लिया है वो यहाँ पे लिया है। So, अगर आप इस पॉइंट पे लोगे तो इस केस में अल्फा आपका 0 डिग्री होगा, और ये जो एंगल है बीटा, दिस एंगल इज बीटा हियर। सो अगर ये रॉड इनफिनिटली लॉन्ग होगा तो उस केस में बीटा हमारा अप्रोक्सीमेटली इट वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। Got the point, everyone? Clear है सबको? यस सर। Okay. So good concept and good formula actually. अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे जो d डिस्टेंस मैंने लिया है वो रॉड से कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना है ये बात को। That distance is being the perpendicular distance. तो क्वेश्चन में कुछ भी बना के पूछा है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सर एक हाँ। मिनट, पिछला स्लाइड दिखाइए। डन सर। ध्यान रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसके ऊपर बाद में आता हूँ मैं क्वेश्चंस पे। ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सब पे आता हूँ मैं धीरे धीरे, फिर सब पे क्वेश्चन एक साथ ही कराऊंगा। मान लो एक रिंग है हमारे पास, है ना। सो वी आर हैविंग अ रिंग, और इस रिंग पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। मान लो Q कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसका रेडियस R दिया हुआ है। अभी रिंग के एक्सिस से x डिस्टेंस या डिस्टेंस आगे जाने के बाद, या P व्हाटएवर यू वांट, कोई एक पॉइंट P है। So we want to get electric field due to this ring at this point P. Find electric field due to ring at point P. चलो go ahead with the calculations. क्या करें इसमें? डायरेक्ट कूलम्स लॉ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नो सर। नहीं लगा सकते। सो मुझे इस केस में क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू ब्रेक डाउन। कैसे तोड़े इसको? पहले तो मुझे एंगल पे जाके डी थीटा। नहीं बेटा, यहाँ पे वैसे नहीं तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मली सीधा भी तोड़ोगे तो चल जाएगा। पहले तो ये बता दो, इफ इट इज अ रिंग तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे कैसे है? लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में है कि वॉल्यूम में? लेंथ। तो पहले तो चार्ज ग्रेडियंट निकाल दो, पहला काम तो वो करेंगे सबसे पहले। जब भी इस तरह ध्यान रखना, ऐसा कंसेप्ट आपको ग्रेविटेशन में भी आ सकता है, जेई में यहाँ भी आ सकता है, सेंटर ऑफ मास में भी रहता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये रिंग है, एंड सिंस इट इज अ रिंग देयरफॉर द चार्ज ऑन द रिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ। तो पहले तुम चार्ज ग्रेडियंट निकालेंगे लैम्डा। नाउ लैम्डा कितना हो जाएगा? Q/2πr होगा। अब आप एक काम करो, यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट काट लो dl थिकनेस, जिसको हम पूरे रिंग पे इंटीग्रेट करेंगे। सो मैं इस रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर रहा हूँ dl लेंथ का। dl लेंथ का मैं एक छोटा सा एलिमेंट कट कर रहा हूँ। सो अब इस dl लेंथ के एलिमेंट पे जो चार्ज होगा, लेट मी टेक दिस एज dq, छोटा सा चार्ज। सो
dq कितना हो जाएगा, that will be equal to lambda into dl, and therefore dq will be equal to q by 2 pi r into dl. Will it be dq? छोटा सा चार्ज dq उतना ही होगा ना, q by 2 pi r into dl. Yes, sir. ओके, अब आप क्या करिए, इसकी वजह से ड्यू टू दिस dq आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, एंड वी आर एज्यूमिंग कि ये एंगल मेरा थीटा है, सो इफ दिस इज थीटा दिस विल बिकम थीटा. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा DE हो गया, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, DE cos थीटा, और इधर क्या होगा, DE into sin थीटा होगा. तो सबसे पहले तो आप DE लिखिए. अब देखो ये डिस्टेंस x और ये आपका रेडियस r ऑलरेडी मालूम है, रेडियस r. So by using Pythagoras theorem, this distance will be equal to what? Under root of x square plus r square. So अगर आप प्लेस कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड DE में, so DE कितना हो जाएगा, will it be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into dq by under root of x square plus r square का whole square, है ना. So अगर हम इसको और अरेंज करके लिखे, so this will be k q by 2 pi r into dl by x square plus r square. Will it be equal to d? Yes, sir. ओके अच्छा, एक बात आप जरा देखो, लॉजिकली सोच के एक बात देखना, जे अगर मैं dl एक और एलिमेंट यहाँ पे ले लूं नीचे, तो क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका हॉरिजॉन्टल इधर और वर्टिकल इधर होगा. तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करूं तो क्या मुझे दिख रहा है दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग कैंसल्ड? Yes. सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको इंटीग्रेट ना करो, करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा. आप खुद देखो, जैसे मैंने एक यहाँ पे डीएल एलिमेंट लिया था, अगर डिटो में इधर भी एक सेम वे में वैसा ही डीएल एलिमेंट लेता हूँ, सो ड्यू टू दिस डीएल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल इधर होगा और वर्टिकल इधर होगा. सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हियर एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट दे विल गेट कैंसल्ड. तो मुझे समझ में आ रहा है कि रिंग की वजह से, कंप्लीट रिंग की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा. नो कनात नहीं, गलत है, 0 नहीं होगा. एक मिनट, मुझे एक बात बताओ सब लोग, पहले ये क्लियर हो गया कि वर्टिकल कंपोनेंट पूरे रिंग के लिए कैंसिल हो जाएगा? यस सर. Yes. पर हालांकि आप इंटीग्रेट करोगे तो भी आपको 0 आएगा, बट मेरा सजेशन है कि आप डायरेक्टली इसको एनालाइज कर लो. वी डोंट वांट टू इंटीग्रेट दिस, तो सिर्फ मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, एंड हॉरिजॉन्टल कितना है, हॉरिजॉन्टल वाज DE into cos थीटा. हॉरिजॉन्टल का यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, हॉरिजॉन्टल बोलने से अच्छा है कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नाउ अगर आप प्लेस कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रख दो, so electric field will be equal to DE into cos theta, and D we have already calculated, so KQ into DL over 2 pi r x square plus d square into what, cos theta. अब मुझे बताइए इस केस में जो मेरा cos थीटा है या x है, थीटा और x, क्या ये दोनों वेरिएबल है या कांस्टेंट है इस केस में? सोच के देखो, आप आराम से डायग्राम देखो फिर बताओ मुझे, थीटा और x इस केस में वेरिएबल है या कांस्टेंट है फॉर दिस केस? हालांकि बाद में वो चेंज हो सकता है. कांस्टेंट. कांस्टेंट है. X constant. सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, तो ये डीएल चेंज कर रहा है, डीएल. ये x यहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो भी फिक्स है, विच इज x हियर, और ये जो एंगल फॉर्म करेगा वो भी फिक्स रहेगा. सो थीटा भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, तो इसको मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, यहाँ से हम cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस. सो कैन आई से कि KQ into DL और by 2 pi r into x square plus d square into cos theta की जगह पे कैन आई राइट x by under root of x square plus d square.
बोल लिख सकते हैं cos थीटा के जगह पे x by under root of x square plus d square. Yes, sir. Okay. Sir, R. हाँ सॉरी r कहाँ से d x square plus r square. गुड. सो अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, so by plugging here, so electric field kq by 2 pi r into x square plus r square का पावर 3 by 2 into dl. dl का लिमिट बोलिए, पूरे इसमें इंटीग्रेट करेंगे. 0 to 2 pi r. वेरी गुड, एक्सीलेंट. पूरे पेरीमीटर के लिए आपको इंटीग्रेट करना है. We have to integrate this for complete perimeter, so this will be from 0 to 2 pi r. Excellent, Smriti. So अगर आप 0 to 2 pi r में जाओगे, therefore electric field will become what? kq into x by 2 pi r into x square plus r square raised to power 3 by 2. dl का l हो जाएगा 2 pi r, सिंपली हो गया है लिमिट प्लेस करने के बाद. So now this 2 pi r will get cancelled. So electric field आपका आ गया kq into x by x square plus r square raised to power 3 by 2. Will it be the electric field due to ring along the axis of the ring? Yes. Okay, good. So दो अभी तक हमने बातें किया. पहला हमने रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. ध्यान रखना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहा हूँ, आप ऐसे फोर्स के लिए भी कर सकते हो, बस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो. So electric field due to ring is kqx by x square plus r square raised to power 3 by 2. और रॉड के लिए हमने डिराइव किया था, तो हॉरिजॉन्टल आया था k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. वर्टिकल आया था k लैम्डा बाई डी cos बीटा माइनस cos अल्फा. So this was the horizontal and vertical electric field. हाँ, once. Okay. हो गया ये, समझ में आया सभी को पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग along the axis of the ring, is it clear? Yes, sir. Okay. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x पे डिपेंड कर रहा है ना? अगर मैं ये पॉइंट को आगे पीछे करूं, हाँ पीयूष, फोर्स विल बी क्यू स्क्वायर, डिपेंड नहीं कि यहाँ पे चार्ज क्यू ही रखा है कि कुछ और है. तो अगर कुछ और होगा तो Q1 इंटू Q2 के टर्म्स में. अगर ये भी Q है और यहाँ पे भी Q रहेगा तो Q स्क्वायर, एंड रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी सेम. समझ में आया पीयूष? अगर यहाँ पे चार्ज Q है बेटा, अगर यहाँ पे भी Q रहता तो Q स्क्वायर. अगर यहाँ पे Q1 होता और यहाँ पे Q2 होता तो Q की जगह पे बस Q1 इंटू Q2 हो जाता. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रहा है. मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है? रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक रिंग के सेंटर में. रिंग के सेंटर पे होता है क्या? जीरो रिंग की सेंटर पे. कहाँ पे? रिंग की सेंटर पे 0 होगा शायद. बिल्कुल 0 होगा. अगर आप ये पॉइंट को सेंटर पे लेके जाओ तो सेंटर के लिए x 0 हो जाएगा. सो अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट द सेंटर ऑफ रिंग. कनाट समझ में आया? Yes, अगर sir. मैं अगर मैं इस P पॉइंट को बेटा यहाँ पे लेके जाऊँ सेंटर पे, तो सेंटर के लिए x 0 हो जाएगा. एंड इफ आई एम प्लेसिंग x 0 हियर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट द सेंटर ऑफ रिंग. मैक्सिमम कहाँ पे हो? कौस्तुभ? ऑन द सर्कमफरेंस. ओके. कौस्तुभ कहाँ पे मैक्सिमम होगा?
देखिए टॉप ऑफ रिंग। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, कितना है कैलकुलेट करने के बाद, के क्यू इंटू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। एक्स पे चेंज कर रहा है, एक काम करो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के साथ। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा, के क्यू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 बाहर निकाला, एक्स को डिफरेंशिएट किया, माइनस एक्स को बाहर निकाला, डी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 ओवर डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर। u बाई वी रूल ऐसे ही होता है ना, v को बाहर निकालते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस u को बाहर निकालते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, अपॉन v स्क्वायर। क्या था u बाई वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, tu बाई वी रूल। क्या करते हैं हम, v को बाहर निकालते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस u को बाहर निकालते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, और v स्क्वायर। Yes, sir. The same thing we are doing here. So मैंने v को बाहर निकाला, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस u को बाहर निकाला, v को डिफरेंशिएट किया, और v स्क्वायर। अब देखिए, so from here what I will be getting, that dE by dx is equal to kq into x square plus r square raised to power 3/2 into dx by dx is 1 minus x। अभी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इसके लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा, 3/2 ओवर dx square plus r square into dx square plus r square by dx। So we have used the chain rule here. Yes, Smriti, very good. Over ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेसिकली स्क्वायर करने की वजह से। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब, है ना। अगर मैं इसको सामने एनालाइज करके लिखूं, so implies कि dE by dx kq 3/2, इसमें रूल लगा दोगे आप, सिंपली आ जाएगा माइनस एक्स बाय इंटू 3/2। सो आई राइट दैट इन द नेक्स्ट पेज। हाँ कौस्तुभ, अभी सही आया, अभी समझ में आया कैसे करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। सो इसको डिफरेंशिएट करके लिखोगे, सो फाइनली कितना आ जाएगा, dE by dx इक्वल टू kq ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो 3/2 x, 3/2 इंटू एक्स तो पहले से ही था, अभी ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि n इंटू n माइनस 1 हो जाता ना, so n माइनस 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 और 3/2 विल कम अप। नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इंटू व्हाट, 2x प्लस 0 ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, राइट। अब देखो dE by dx अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, kq ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। अच्छा मुझे बताइए, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उस पॉइंट पे dE by dx क्या हो जाएगा, 0। zero, dE by dx 0 हो जाएगा। सो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड dE by dx, ये जो टर्म हो गया वो 0 के बराबर हो गया। अब देखो ये k और q 0 हो नहीं सकता, k का वैल्यू होता 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कैनॉट बी 0, अगर 0 ही होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, तो k और q ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर को हम 0 कर नहीं सकते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को आप 0 कर, पहली बात x स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो जब तक ये नेगेटिव नहीं है और r हमेशा पॉजिटिव रहता है रेडियस, तो डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं हो सकता, ये टर्म 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब बच गया इतना वाला, ये वाला टर्म, तो ऑब्वियस सी बात है यही टर्म 0 हो जाएगा, है ना। सो क्या रिजल्ट आएगा हमें, दैट आर स्क्वायर
plus x square raised to power 3 by 2 minus 3x square over r square plus x square raised to power 1 by 2 will be equal to what? 0. राइट? कैसे एनालाइज किया? ये टर्म नहीं हो सकता, ये टर्म 0 कर नहीं सकते हम, सो देयरफॉर यही वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा. अभी देखिए, सो 3x स्क्वायर थोड़ा सा शिफ्ट करके करेंगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ, आई होप तुम्हें समझेगा. इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 by 2 माइनस 1 by 2, सॉल्यूशन लेके सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा. नाउ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. हाँ करेक्ट है पीयूष, प्लस माइनस में होगा बेटा. दिस विल कम दिस साइड, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ r बाई 2. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होगा वो आपका मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ r बाई √2 पे. Am I clear? और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि x आपका 0 है. सो अगर आप इसको ग्राफ के फॉर्मेट में प्लॉट करोगे तो देखिए इधर हमारा रेडियस है, सॉरी x है, which is distance from center of ring, और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. So on this side we are having electric field. So अगर हम प्लॉट करें ग्राफ तो सेंटर पे 0, मैक्सिमम अगेन डिक्रीजिंग, सिमेट्रिक होगा ये ग्राफ एक्चुअली. सो ये जो मैक्सिमम होगा आपका, इसको थोड़ा सा स्टिफ करते हैं हम लोग. ये होगा मैक्सिमम r बाई √2 पे प्लस और माइनस r बाई √2 पे, और ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. Am I clear with the calculations properly? और ये ग्राफ, सर हाँ बेटा, इसके पीछे के स्लाइड दिखाइए ना एक. हाँ. एक मिनट है सर. सर इसके पीछे का भी दिखाएंगे. सर हाँ बेटा, इसके पीछे का भी दिखा सकते हैं. हाँ. डन सर. सो द थिंग इज कि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग मैक्सिमम कहाँ पे होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग विल बी मैक्सिमम. ओके स्मृति, विल कम टू दैट. पहले एक बार इसको बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट द डिस्टेंस r by √2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना. रिंग के सेंटर से r by √2 प्लस और माइनस आइदर साइड, है ना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा. Am I clear? स्मृति में आता हूँ, मुझे लास्ट के 10-15 मिनट में रिमाइंड करा देना बेटा. विल डिस्कस द डाउट्स ऑफ ग्रेविटेशन. ओके सर. हाँ, ये कितने क्वेश्चंस है डाउट्स में? सर 2 क्वेश्चंस है. हाँ, लास्ट के 10-15 मिनट में करेंगे. ओके, ये क्लियर हो गया ग्राफ सभी को? सर यस सर. अब एक बात जरा सोच के बताइए,
थिंक ऑन इट, आई विल बी मेकिंग अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो एक रिंग है बेसिकली हमारा, और रिंग पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो रिंग पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड दिस इज ऑफ q कूलम. रेडियस आपको r मालूम है ना. मैं क्या कर रहा हूं कि इसके एक्सिस से पे थोड़ा आगे ले जाके एक चार्ज को, जिसका चार्ज -q कूलम का है, रिलीज कर दे रहा हूं. ध्यान रखना, इस एक्सिस से थोड़ा ही आगे लेके जा रहा हूं, स्लाइटली अवे फ्रॉम दिस सेंटर. तो इसके सेंटर से मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं. मान लो ये लेंथ x है और इस वेरी वेरी स्मॉल लेंथ. मैं एक पार्टिकल को जिसका मास मुझे दिया हुआ है mkg का, और जिसका चार्ज मुझे दिया हुआ है -q कूलम का. सो रिंग के सेंटर से स्लाइटली अवे मैंने एक पार्टिकल प्लेस किया, x वेरी वेरी स्मॉल है, -q कूलम का, रिलीज कर दिया. सो नाउ दिस विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर, है ना. ये जो पार्टिकल है वो इस सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा. आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ oscillation of particle. चलो, go ahead with the calculation. ध्यान रखना इस केस में assumption ये है कि we are displacing it slightly. कैसे करोगे इस केस में? देखो, पहले तो मुझे एक बात बता दो कि ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है और ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, रिपल्शन का फोर्स होगा? अट्रैक्शन. तो इस पे फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा. ओके, पहली बात ये, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो मुझे आइडिया है, दैट इज k into q into x by x square plus r square का पावर 3/2. यस, आई गेस सही है कौस्तुभ. सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q x by x square plus r square is to power 3/2. मैंने ऑलरेडी बोला था कि x बहुत छोटा है r से, यहाँ से बहुत नजदीक लेके जा रहा है. सो x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r. तो क्या x स्क्वायर और भी कम हो जाएगा r स्क्वायर के सामने, है ना. सो अगर आप x को बहुत छोटा लेते हो कंपेयर टू r, सो x स्क्वायर विल बी मच मच स्मॉलर देन r स्क्वायर. तो क्या मैं r स्क्वायर के सामने इस x स्क्वायर वाले टर्म को, कैन वी नेग्लेक्ट दिस? आई एम नॉट सेइंग कि x स्क्वायर आपका एग्जैक्टली 0 हो गया, बट क्या r स्क्वायर के सामने इन फ्रंट ऑफ r स्क्वायर x स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा. सो अगर आप ये x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपको फोर्स कितना मिलेगा? चार्ज इनटू k q by x ओवर आर क्यू. ये नेगेटिव फोर्स होगा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है. समझ में आ गया व्हाट वी हैव डन हियर, और क्या अजम्पशन लिया मैंने? ये x मेरा बहुत छोटा है r के रिस्पेक्ट में. सो इफ x इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू r, तो x स्क्वायर मेरा r स्क्वायर के सामने और भी कम हो जाएगा. सो अगर x स्क्वायर r स्क्वायर के सामने और भी कम हो गया, सो दिस इज देयरफॉर
ये जो x स्क्वायर है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा कंपेयर टू r स्क्वायर, तो मैंने हटा दिया उस डिनोमिनेटर से x स्क्वायर को। सो ये r स्क्वायर इज टू पावर 3/2 मींस r क्यूब हो गया। नाउ फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज माइनस k इनटू q स्क्वायर बाय r क्यूब। सो अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस k q स्क्वायर बाय m इंटू r क्यूब इंटू x। अब ये जो टर्म है, अगर आपको याद हो एसएचएम में एक्सेलरेशन होता है माइनस इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। सो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाय एम इंटू आर क्यूब। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाय एम इंटू आर क्यूब। दिस इज वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। करेक्ट। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी is equal to under root of k q square by m into r q। so therefore जो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m into r q by k into k को आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। सो इधर जो तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे। Is it clear? Shall I move ahead? Yes. Okay, it's a good question. चलो नेक्स्ट। कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, लेकिन अभी कंप्लीट रिंग नहीं है। मैं क्या करता हूं, मान लो आपके पास एक छोटा सा आर्क है और जानबूझ के मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं ताकि ये हमें क्लियर कट दिख जाए, और ये मेरा आर्क का सेंटर है। दिस इज द सेंटर। नाउ दिस इज एंगल हियर इज थीटा, और इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव। मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस दिया है r। सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर। Find electric field at center. Again, this is an important formula which we need to learn. So ये complete arc की वजह से हमें सेंटर पे we have to find electric field. क्या करें और कैसे करें? Can we directly go with Coulomb's law? No, No, sir. sir. नहीं जा सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा और कैसे इसको डील करेंगे, देखिए। ये मेरा मान लो एंगल बाई सेट कर दे दोनों साइड में। अगर ये टोटल एंगल थीटा था, सो लॉजिकल बात है दिस एंगल विल बिकम व्हाट, थीटा बाई 2, और उसी तरीके से ये एंगल भी मेरा थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना, थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि यहां से आप एक छोटा सा एंगल अल्फा पे आगे जाओ। तो यहां से हम अल्फा एंगल आगे जा रहे हैं, एंड सच दैट कि अल्फा पे जाके आपने डी अल्फा का एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया। तो ये जो एलिमेंट कट किया उसका एंगल मेरा डी अल्फा हो गया अल्फा पे जाके। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, डी होगा। अभी आप इस टी का कंपोनेंट ब्रेक डाउन करोगे अलोंग दिस एंड अलोंग दिस। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मेरा ये एंगल अल्फा तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इधर भी अल्फा हो जाएगा। सो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू डी ई इनटू कॉस अल्फा
और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा डी इंटू साइन अल्फा। विल इट बी लाइक दिस? पहले यहाँ तक डायग्राम देखिए फिर आगे बात करें। होगा ऐसा? Yes, sir. हाँ गुड। सेंटर से हम अल्फा पे जा रहे हैं और सेंटर से अल्फा पे जाके वी आर ब्रेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ डी अल्फा। सो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डी इन दिस वे एंड इफ दिस एंगल इज अल्फा वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी अल्फा होगा और इस डी का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन विल बी डी कॉस अल्फा और डी का कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा डी साइन अल्फा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पूरे सेक्टर के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो क्या डी साइन अल्फा वाला जो कंपोनेंट है दैट विल गेट कैंसल? क्या वो कैंसिल हो जाएगा? इमेजिन करो ना, ऐसे अल्फा पे इधर ना लेके इधर लेता हूं तो इसकी वजह से डी इधर आता और ये डी का साइन अल्फा वाला कंपोनेंट इधर और कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट इधर, तो क्या हाफ पार्ट के लिए डी साइन अल्फा का डायरेक्शन ये होगा और रिमेनिंग हाफ पार्ट के लिए डी साइन अल्फा का डायरेक्शन ये होगा? तो क्या कंप्लीट सेक्टर के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी साइन अल्फा का जो कंपोनेंट है विल दैट बी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, excellent Kaustubh, and remember this formula, this has been asked many times, many times, तो याद रखना, वेरी गुड। सो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है डी साइन अल्फा पे, कॉस अल्फा पे, साइन अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट काटा है इसका आर्क लेंथ मान लो dl है और इस पे जो चार्ज है वो dq है। तो पहले dl कैसे लिखेंगे? सो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा था इस आर्क लेंथ के लिए वो डी अल्फा था, तो डी अल्फा इज इक्वल टू डीएल बाय आर। सिंपल डीएल कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू आर इनटू डी अल्फा, राइट? तो इस पे जो चार्ज होगा dq कितना हो जाएगा? दैट इज लैम्डा इनटू डीएल, चार्ज पर यूनिट लेंथ में इसका लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस एलिमेंट पे चार्ज मिलेगा विच इज dq। सो अगर हम प्लेस कर दें तो dq लैम्डा की जगह पे लैम्डा दिया है और dl की जगह पे क्या हो जाएगा? r इंटू dl, है ना? अब इसकी वजह से यहाँ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये दूरी तो आ रही है, सिंपलाइज डी ई कितना हो जाएगा? k लैम्डा इंटू आर इंटू डी अल्फा बाय आर स्क्वायर, दिस विल गेट कैंसल। सो implies d will be equal to k lambda into d अल्फा बाय। अगर आप इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे सो d इंटू व्हाट? कॉस अल्फा। सो d कितना हो जाएगा? k लैम्डा d अल्फा बाय r इंटू कॉस अल्फा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया k लैम्डा बाय r कॉस अल्फा। बोलो एंगल अल्फा का लिमिट बोलिए। 0 to theta। सेंटर से काट रहा है ना अल्फा, अल्फा कहाँ से? थीटा Yes. बाय अगर मैं अल्फा यहाँ से लेता बेटा तब तुम्हारा लिमिट सही होता 0 से थीटा, बट अल्फा minus theta by 2 to theta by 2। करेक्ट। नहीं पीयूष समझना, अल्फा हम यहाँ से ले रहे हैं, सो थीटा बाई 2 प्लस में और माइनस थीटा बाई 2 इधर, सो दिस विल बी फ्रॉम माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2। लिमिट लेने के लिए समझ में आना चाहिए, है ना? सो आई विल राइट इन दिस पेज। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो जाएगा k लैम्डा बाय r, ये हो गया साइन थीटा फ्रॉम माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2। लिमिट प्लेस कर दो, साइन अल्फा ना, सो प्लेस कर देंगे माइनस ऑफ साइन माइनस प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 2k लैम्डा बाय r one of the most important formula of electric field. This has been asked many times, है ना? सो रिंग की वजह से सेक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी द इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r
साइन थीटा बाय 2। Yes, 1 second. ओके, क्लियर है। अब देखिए ये सेंटर पे निकाल रहा हूं मैं, सो दिस इज ऑन द सेंटर। अच्छा, अगर कंप्लीट रिंग होता, फॉर कंप्लीट रिंग, तो कंप्लीट रिंग के लिए थीटा कितना हो जाता? तो इट बी इक्वल टू 2 पाई, मतलब 360 डिग्री फॉर कंप्लीट रिंग, पूरे रिंग के लिए, है ना। सो अगर आप कंप्लीट रिंग के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चाहोगे तो कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा बाय r into sine of 2 pi by 2. So this will get cancelled. So electric field at the center due to complete ring कितना हो जाएगा बेटा? Will it be 2k lambda by r? 0. So sin pi के value sin 180 degree 0. So electric field at the center will become 0. देखो ये चीज ऐसे भी प्रूव हो रहा है और ऐसे भी प्रूव हो गया था by using this formula also. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 है। Is it clear? सर वो ग्राफ आगे और नेगेटिव साइड में इनफाइनाइटली जीरो को अप्रोच करता है कि वापस जीरो पे जाके ऊपर आता है? नहीं, वो जीरो इनफिनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। ओके सर। r by root 2 पे maximum and then slowly it will start decreasing. ओके सर। Is it clear? Done? यस सर। चलो अभी डाउट्स करते हैं, फिर बाद में टाइम बचेगा तो आधा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हाँ बोलो स्मृति, डाउट ग्रेविटेशन का। एंड मैं फ्लूइड मैकेनिक्स अपलोड नहीं कर पाया, आज करता हूँ। डाउट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 and 9। क्वेश्चन नंबर 7 and 9। ओके, पहले 7 पे आते हैं। The largest and the shortest distance of Earth from Sun is R1 and R2. Okay, so largest distance and shortest distance, perigee and opposite actually, R1 and R2. Its distance from the Sun when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn to the Sun is. कैसे करेंगे? मान लो ये आपका सन है यहाँ पे, है ना, और अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। सर पहले एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन से डिस्टेंस निकालेंगे ओके, in terms of A and then उसके सिर्फ उसे मतलब उसे इवैल्यूएट करेंगे R से, मतलब उससे R का वैल्यू निकालेंगे। नहीं तो मेरे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब वो ये था, अर्थ था, वो जब सन के न, ये अज्यूम करो ये सन है और ये हमारा अर्थ है, तो जब अर्थ सन के नजदीक था तो मेरा डिस्टेंस R1 था, और जब ये सन से अर्थ दूर हो गया तो ये डिस्टेंस R2 हो गया।
अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो जब ये मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ये अर्थ, उस समय ये अर्थ का रेडियस क्या होगा, और ये आपसे पूछा गया है। यस सर, वही एक्स कोऑर्डिनेट सन का a टाइम्स e होगा, राइट? एसेंशियली हाँ करेक्ट, मतलब मेजर एक्सिस। हाँ करेक्ट। और फिर एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सो हमें सिर्फ y निकालना है इस कंडीशन। तो फिर उधर से y मिलेगा हमें, और फिर उसे R1 और R2 के टर्म्स में इधर सॉल्व करके निकालना है, या फिर कैसे भी मतलब। इसेंट्रिसिटी कहाँ दिया है? सर एसेंट्रिसिटी R1 और R2 से मिलेगा। हाँ ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या? एनीथिंग एल्स वी कैन डू? एनीथिंग एल्स वी कैन डू? बिल्कुल कर सकते हो कौस्तुभ, जो तुम्हारा अप्रोच है यू कैन डू इट दैट वे आल्सो, लेकिन वो ज्यादा मैथ्स हो गया फिजिक्स से ज्यादा। और कुछ कर सकते हैं? ओके मैं करता हूँ। इसको करने का एक और लॉजिक है, मैं पूरा इसको डिटेल कैलकुलेशन करता हूँ। पहले आप यहाँ पे सन का मास मान लो कैपिटल M kg और अर्थ का मास मान लो स्मॉल m kg। यहाँ का वेलोसिटी मान लेते v1 है, वेलोसिटी इज v, और यहाँ का वेलोसिटी हम v2 पकड़ लेते हैं। मुझे बताइए ये इस केस में क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? यस सर। Yes, दोनों sir. जगह पे। सो व्हाट आई बी गेटिंग, mv1 r1 mv2 r2 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या रिलेशन बना, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। एक ये रख लो, और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। सो यहाँ पे एनर्जी कितना है, पूरा करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे एनर्जी कितना है, माइनस g इंटू m बाय r1 एंड प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, माइनस g इंटू m इंटू r2 और प्लस हाफ इंटू m इंटू v2 स्क्वायर। यही होगा। बराबर ना? यहाँ पे इन दोनों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, जब ये यहाँ पे गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और इसके पास काइनेटिक एनर्जी। सर RHS में R2 होगा ना? हाँ R2 ऊपर लिख दिया ना, तो R2 इट विल बी। बराबर है क्या पॉइंट यहाँ तक? अब देखो इसको जरा शिफ्ट कर दो, R1 प्लस m इंटू R2 इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v2 का स्क्वायर तो हाफ इंटू m इंटू v1 का स्क्वायर, राइट? एक काम करते हैं, हम यहाँ से v2 को v1 के टर्म्स में प्लेस कर देते हैं। सो v2 कितना हो जाएगा, v1 r1 बाय r2, ठीक। सो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे, माइनस g इंटू m बाय r1 प्लस g इंटू m बाय r2 इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v2 स्क्वायर था। v2 को हम क्या लिख सकते हैं, v1 r1। सो कैन इट बी रिटन एज v1 r1 by r2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू v1 का स्क्वायर। g m इंटू m को कॉमन ले लो, so, अंदर क्या आ जाएगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इज इक्वल टू हाफ इंटू m को कॉमन ले लिया, इधर क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू 1 इंटू v1 स्क्वायर आएगा रिजल्ट। अगर आप इसको एनालाइज कर दोगे, माइनस g इंटू m r2 माइनस r1 by r1 into r2 half into m into r1 square minus of r2 square by r2 square into v1।
होगा, अभी अगर मैं ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा रिजल्ट बेटा, G इंटू एम R1 माइनस R2 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू R1 will it be equal to R1 minus R2 into R1 plus R2 by R2 into V1 square, बराबर। ये R1 minus R2 कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट विल बी गेटिंग, ये मास से ये मास भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्या रिलेशन आएगा, Gm by R1 is equal to half into R1 plus R2 by R2 into V1 square। आ रहा है कैलकुलेशन, देखते चलना अच्छे से, वरना आंसर आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके यस सर। फाइन। अब देखिए इसको अगर हम आगे और एनालाइज करें, सो दिस विल शिफ्ट दिस साइड। सो V1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 Gm into R2 by R1 into 2Gm into R2 by R1 into R1 plus R2। Is it clear? Yes, sir. ओके अब देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम यहाँ से लेकर इसके बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, हालांकि फॉर्मूला आपको V1 V2 का याद होना चाहिए, इसके बीच में आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर। so, कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, mv1 r1 is equal to mv into r। so v1 r1 v into r, so v कितना हो जाएगा, will it be equal to v1 r1 by r, होगा ऐसा। v कितना हो जाएगा, v1 r1 by r। so, अब हाँ एनर्जी कंजर्व कर दो इस दोनों पॉइंट के बीच में। so, एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, माइनस g इंटू m बाय r1 प्लस हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर is minus g into m by r plus half into m into what, v square। चलो जरा रखते हैं फटाफट, minus g into m by r1 plus half into m, और v1 स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, 2gm r2 by r1। कैलकुलेशन देखते रहना। so this is 2gm R2 by R1 into R1 plus R2 ऐसा is equal to minus GM into M by R plus half into M, और इसको क्या रख सकते हैं V की जगह पे, V1, can I place this as V1 R1 by R का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। स्मृति, will it be like this बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट? यस सर। ओके अब मुझे बताइए, क्या आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको रेडियस आ जाएगा इफेक्टिव आर, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स आपको पता है, V1 ऑलरेडी आपको पता है, Gm into m ये सारा कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आपको आर का वैल्यू मिलेगा? यस। By solving equation we will get value of r। ये लेंदी अप्रोच है, लेकिन ऐसे भी बनाया जा सकता है, और ये प्योर फिजिक्स। एक ये मेथड हो गया, दूसरा जो कौस्तुभ ने बोला, यू कैन डू इट दैट वे आल्सो, क्योंकि ये एलिप्स है, तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेजर एक्सिस आपको मालूम है, मेजर एक्सिस कितना दिया हुआ है, r1 प्लस r2 है ना, तो यहाँ से आप
सॉल्व करके यू कैन गेट बाय दैट वे आल्सो और यू कैन गेट बाय दिस वे आल्सो, दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो सही लगे वैसे करो। समझ में आया सबको? कौस्तुभ क्लियर है पॉइंट? स्मृति इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। नेक्स्ट ये आप कर लेना कैलकुलेट फर्दर। सो बाय calculating this equation or by solving this equation we can get the value of r. Next और कौन सा था? So question 9. Okay, question number 9 क्या कह रहा है? Kepler's third law states that square of time period of revolution around the earth around the sun is proportional to the third power of the average distance r. हाँ बराबर है, t square is directly proportional to r cube, ठीक। एंड सो अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो t स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इनटू r क्यूब, फिर k इज अ कांस्टेंट इफ मास ऑफ द सन एंड if mass of sun and planet are m and m respectively, then as per Newton's law of gravitation, force of attraction between them is F is equal to gm into m by r square. Here g is gravitation, then relation between g and k is क्या प्रॉब्लम है इसमें? g और k के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, बन गया बाकी लोगों से? यस सर। कैसे किया कौस्तुभ? सर ग्रेविटेशनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है और उससे हो जाए। सर मतलब देखो कैसे करेंगे इसको डील। जो ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका है g इंटू एम बाय आर स्क्वायर। सो आपको पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा, g m इंटू एम बाय आर स्क्वायर बराबर। क्योंकि ये आपका अगर अर्थ है और ये आपका सन है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल गिव अस सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी। ये m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर क्यूब। 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर जी एम बाय आर क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जी एम इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। सिंपलाइज टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर आप इसको इससे कंपेयर कर दोगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, तो ये जो टर्म है दिस विल बी इक्वल टू के। बेसिकली के कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर बाय जी इंटू एम, सब कांस्टेंट है, so A is directly proportional to 1 by g. This will be the correct answer. Is it clear? Yes sir. Okay, ठीक हो गया कंप्लीट सब? Yes. फाइन। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे इसको डील करेंगे? कौस्तुभ भी क्लियर है बेटा तुम्हें प्रॉपर्ली? यस सर। बट आई विल सजेस्ट यू कि इससे भी करो और वो अप्रोच से भी करो, दोनों मेथड से करो, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे वैसे सॉल्व करो। फाइन, ठीक है। मैं आज कल एक्चुअली मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की जगह पे बाय मिस्टेक आई हैव अपलोडेड दिस असाइनमेंट। आज मैं फ्लूइड के लिए भी असाइनमेंट एक अपलोड करूंगा, सो देम विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर, है ना? आप उसको सॉल्व कर लेना आज के आज। आज का लेक्चर क्लियर है ढंग से सभी को? Yes. Yes sir. एंड वन मोर थिंग है, आई विल सजेस्ट यू ऑल, मैंने वैसे तो वो पीडीएफ शेयर कर दिया नोट्स का, लेकिन फिर भी ये सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिख के रखना, स्पेशली नीट के स्टूडेंट, ये सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिख के रखना बेटा, आखिरी टाइम पे दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे, विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ बेटा।
सर कल का लेक्चर भी अपलोड कीजिए प्लीज। हाँ कर देते हैं, आज करूंगा मैं। वो सर लास्ट स्लाइड दिखाइए ना। है ना? I'll upload the lectures. हो गया? यस सर। फाइन, ठीक है, ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। थैंक यू सर। बाय।